अच्छा है तो अच्छा ही है और बुरा है तो बुरा ही है। इंसान के अंदर हर तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं और इस नाते से मैंने जब कभी कुछ आलोचना की बात की तो उनको असहज हो गया, उनके लिए नागवार हो गया, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसको सुन पाना। ये जो प्रवृत्ति मैं समझता हूं कि आप किसी भी आंदोलन में, किसी मूवमेंट में, कोई संगठन हो, उसमें यदि आप डिसेंट के लिए कोई जगह नहीं देते, डिसेंट का मेरा मतलब मत विरोध का, तो वो आंदोलन आगे नहीं चल सकता। उसको यदि आप एकाधिकारवादी तरीके से चलाएंगे कि मैं ही जो कह रहा हूं वही चलना चाहिए, तो वो प्रवृत्ति ये अरविंद के अंदर बहुत ज़्यादा है। स्वयं व्यक्तिगत रूप से वो उनकी अच्छाइयों को भी खराब कर देता है, उसको ढांक देता है और वो एक तानाशाही प्रवृत्ति कह लीजिए, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति कह लीजिए, इसकी वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ करके अलग भी होना पड़ा। और निर्णय की जो प्रक्रिया होती है किसी भी आंदोलन में, छोटा हो बड़ा हो, वो जितना सामूहिक होगा, जितना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा, वो उतना ताकतवर होता है। और वो एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है अपना मन में या विचारों में और उसके बाद दूसरों से केवल मोहर लगवा लेने के लिए कोशिश करता है, तो साफ पता लगता है कि ये चालाकी हो रही है। तो ये चालाकी अरविंद के कार्यशैली में बहुत बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। आपने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया। आप जैसा व्यक्ति अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको जबरदस्त तरीके से चुभी होंगी। कुछ व्यक्तिगत ऐसे आप चीजों को बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिससे हमें इसे समझ सकें कि दरअसल आप इतने कठोर शब्द उनके लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए कि मैं उसके भाव पर जाइएगा, शब्द को शब्दशः न लेकर के। जी, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप दूसरों के विचारों को जरा भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अपना एक पहले से बना करके पूर्वाग्रह जिसको हम कह सकते हैं वैसा ही बना करके चलते हैं, तो वो किसी संगठन आंदोलन के लिए मुफीद नहीं होता। अब रही बात कि वो वाकये क्या थे, एक वाकया मैं आपको मोटी सी बात बताता हूं कि जब हम लोग जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हुआ कि थोड़ी सी मध्यस्थता करने का मुझे मौका मिला और मैंने इनसे पूछ करके विश्वास में लेकर के कि भाई मुझे बुला रहे हैं कपिल सिब्बल, मैं जाऊं कि नहीं है? बोले जाइए, जरूर जाइए। अन्ना ने भी, अरविंद ने भी, दोनों ने कहा। मैं गया और फिर अगले दिन से किरण बेदी भी शामिल हुई अरविंद के साथ। हम लोगों ने सारी बातचीत करके एक रास्ता निकाल लिया और वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने, सरकार ने एक एक कदम न चाहते हुए भी उन्होंने हमारी सारी उन मांगों को स्वीकार कर लिया। तो हम बड़े खुश भी हो रहे थे कि बहुत अच्छा है, एक अच्छा मजबूत लोकपाल बिल बन के आएगा और वो दिखाई पड़ेगा दुनिया को कि ये जनता के भागीदारी से बन रहा है। जो गैर सरकारी लोग हैं वो भी उसमें पहल कर रहे हैं या बराबर के हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो एक नए किस्म की ड्राफ्टिंग होगी एक बिल की। तो मुझे तो इसको लग रहा था कि इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, सरकार के जेस्चर को या किसी चीज को। हम ये समझ बैठे या हमारे साथी ये समझ बैठे कि हमने सरकार को अपनी ताकत दिखा करके जनता का और इस तरह इकट्ठे होना हमने झुका दिया जैसे। तो विजय भाव जो था उनके अंदर वो ज्यादा झलकने लगा अरविंद वगैरह में। मुझे नहीं लगा कि ये उचित था। इसके साथ ही जब ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है तो बजाय इसके कि ये हमारे 5 साथी अपोजिशन की तरह बैठते और वो 5 लोग ट्रेजरी बेंचेस की तरह बैठते, होना ये चाहिए कि 10 लोग उसके अंदर बैठे हैं और वो सामूहिक रूप से कुछ बात को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वो भावना, उस तरह की प्रवृत्ति बनती दिखाई नहीं पड़ी। जब 5 लोग हमारी तरफ से नाम लिए जाने थे तो उस समय एक बार भी भूल से भी अरविंद ने मेरा नाम तो लिया नहीं, किरण बेदी जी का भी नाम नहीं लिया और स्वयं ही तय कर लिया कि वो 5 लोग कौन हों। तो चलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमने कहा ठीक है, बाहर भी बहुत सा काम होगा, हम लोग उसको संभालेंगे। तो वो जब मीटिंग होती थी तब मैं देखता था कि हर बार की प्रेस ब्रीफिंग अरविंद करते थे बाहर निकल करके, और वो इतने निगेटिव टोन में करते थे, एक झगड़ालू टोन में करते थे। ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं हुआ और जो हुआ अंदर कमरे के अंदर वो गलत ही गलत हुआ, बेकार। तो
2-3 मीटिंगों के बाद मैंने प्रशांत भूषण जी से पूछा कि प्रशांत भाई कुछ निकल रहा है, थोड़ा बहुत आगे बात बढ़ रही है या हम पीछे हट रहे हैं, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, काफी कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ पॉजिटिव भी आ रहा है, सारा निगेटिव नहीं है। मैंने कहा फिर आप बोलते क्यों नहीं, बाहर निकल करके आप इतना तो उनको कहते हैं ना कि दूसरे को गिव द डेविल इट्स ड्यू, तो इतना तो कहो कि भाई हाँ ये बात इन्होंने पहले से ज्यादा अच्छी कही है। दूसरी साइड से सलमान खुर्शीद बार बार ये बयान दे रहे थे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन लोगों से और हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इनको इसका क्रेडिट लेना चाहिए, यहाँ तक वो कह रहे थे। लेकिन ये अपनी बात का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहे, बल्कि उल्टा उनको कोसते रहते थे कि ये सरकार के लोग, मिनिस्टर। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता था कि अरविंद केजरीवाल चाहते ही नहीं थे कि दरअसल मामला आगे बढ़े? बिल्कुल, मैं इसी नतीजे पर पहुंचा उस समय भी कि अरविंद जो थे कि पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के टाइम पर जब फैसले सरकार, हमारी मांगों को सारा सरकार ने मान लिया एक एक करके, यहाँ तक कि जब हमारी ओर से 5 नाम मांगे गए और उसमें इन्होंने प्रशांत भूषण का, उनको बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इनका शांति भूषण, तो उनको बड़ा ताज्जुब लगा कि एक ही परिवार के 2 व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहे हैं आप जी। तो उनका नहीं, हमारे लिए तो हमारी वो है, छूट है, हम किसी को भी करें। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए आप शांति भूषण जी को रखना जरूरी समझते हैं क्या, ऐसे करके काफी, तो उनका नहीं, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो फिर बात आई को चेयर की, तो मैंने ही उनको तैयार किया कि आप को चेयर मानिए, यदि आप चेयर हमारा नहीं मान रहे तो को चेयर मानिए। उन्होंने को चेयर का सिद्धांत रूप से मान लिया। उस पर कौन हो, तो वो भी इंसिस्ट इन्होंने किया, शांति भूषण जी होंगे को चेयर। तो उनकी तरफ से उनको काफी अटपटा लग रहा था, लेकिन हमने कहा मान लीजिए आप इसको, तो इस तरीके से वो मान लिए गए। जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बावजूद भी ये एजिटेशन वापस अपना जो अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे अन्ना। हाँ, ये जंतर जंतर मंतर पर जब हुआ, हम अभी अगस्त वाले मसले पर बाद में आएंगे, जंतर मंतर पर जो हो रहा था वहां पर आप जैसा कह रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीसरे दिन ही अनशन को खत्म करने की परिस्थिति पैदा हो चुकी थी। जी। फिर अनशन 5 दिनों तक क्यों चला? वो इसीलिए चला, वो जबरदस्ती खींचना चाहते थे और अरविंद चाहते थे कि ऐसा माहौल बन गया जो उनको लग रहा था यहाँ की भीड़ को देख करके जी, कि अब पूरे देश में तूफान उठ गया है, सरकार गिर सकती है और एक भूचाल आ सकता है, आदि आदि एक कल्पना जगत में वो काफी तेजी से उड़े। तो मैं कह रहा था ऐसा नहीं होता, किसी डेमोक्रेसी में कोई सरकार इस तरह से नहीं गिर जाती जी। तो आप इसका फायदा उठाइए। यदि सरकार कुछ पैनिक भी कर रही है, कुछ डर रही है, सहमी हुई है, तो उसका फायदा उठा करके जितनी बातों को हम ले जा सकें अच्छा है, देश के हित में। लेकिन हर कदम पर मैं ये इम्प्रेस करने की कोशिश करता था कि असली श्रेय जो है वो जनता का है। ये जो लोग स्पॉन्टेनियस क्राउड आ रही है जी, जिनको हम पहचानते नहीं, और वो भी शायद पहले अन्ना के चेहरे तक को नहीं पहचानते थे, नाम को भी नहीं सुना होता, वो लोग आ रहे हैं जी, उस मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए या कम होना चाहिए, उसको लेके। तो इस चीज को आप वजन दीजिए। जनता, जनशक्ति, लोक शक्ति, और महात्मा गांधी का जो सपना था कि लोक शक्ति जागृत होगी देश के अंदर, जो राज शक्ति के ऊपर अंकुश रखेगी, मैं उस तरह से इंटरप्रेट करता था। तो वो कुछ अपने करिश्मा के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मानना था कि ये भीड़ उनको देखकर आ रही है? उनको नहीं, वो अन्ना को आगे रखा था उन्होंने जी, जरूर, और वो सोच रहे थे कि अन्ना को आगे करके और उनके अनशन से और उनकी वजह से ये सारा चमत्कार हो रहा है। तो और सरकार भी जो मान रही है वो अन्ना के इस दबाव के कारण से मान रही है, या तो वो नहीं था। सरकार को सचमुच में वो लग रहा था कि आंदोलन बेहिसाब बढ़ रहा है। उस समय 5 राज्यों में चुनाव सिर पे आ चुके थे। तो इन सब परिस्थितियों में सरकार मानती चली गई, जो कुछ 5-7 दिन पहले उन्होंने नहीं माना था। 28 मार्च को मैं लीड करके ले गया था 5 साथियों को वहां पर AK एंटनी डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में बातचीत के लिए कि कोई रास्ता पहले निकल जाए ताकि अनशन न करना पड़े।
तो वो बातचीत वहां टूट गई हमारी, क्योंकि उस दिन वो सोच भी नहीं सके, समझ भी नहीं सके कि ऐसी कोई ड्राफ्टिंग कमेटी गैर सरकारी लोगों को लेके बन सकती है क्या। मैंने उस समय एक बात कही थी, मैंने कहा था कि कपिल सिब्बल भी थे, सलमान खुर्शीद थे और वीरप्पा मोइली थे, ये सब लोग थे, AK एंटनी खुद थे। तो मैंने कहा था कि देखो कपिल जी, ये आपकी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है जो सोनिया जी की अध्यक्षता में चल रही है, वो क्या है, वो एसेंशियली गैर सरकारी है और उसके एडवाइस पर बहुत से इंपॉर्टेंट मनरेगा जैसे, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे और कई चीजें आ रही हैं सामने। सरकार उन सुझावों को मान रही है। लगभग एक दूसरे ढंग के कैबिनेट का दर्जा उस NAC को मिला हुआ है। तो वो एकदम से चौंके। मैंने जब उन्होंने कहा ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं हमारे यहाँ, केवल कैबिनेट में ही ड्राफ्टिंग होती है और वही लोग डिसाइड करते हैं हमारी। तो मैंने कहा नहीं, आपके यहाँ बाकायदे आपने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए, सोनिया जी को और प्राइम मिनिस्टर को, कि एक आपने कुछ अच्छे लोगों को लेकर के देश के। जाहिर सी बात है आपके दबाव में सारी चीजें हुई, लेकिन उस वक्त, इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, उस वक्त जो तमाम बातें हो रही थी, अन्ना हजारे उस वक्त हालांकि महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े नाम नहीं थे। जंतर मंतर पर जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय अन्ना हजारे की भूमिका खुद क्या थी? क्योंकि अरविंद और उनके तमाम साथी आज कहते हैं कि अन्ना हजारे को कोई आदमी चला ले, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, अन्ना हजारे स्वयं भी एक तरह से भौचक्के थे। उनको उम्मीद नहीं थी कि वो दिल्ली आएंगे और अनशन पे बैठेंगे। उनको था कि जैसे वो महाराष्ट्र में अनशन करते हैं और कुछ दबाव पड़ता है, सरकार उनकी बहुत सी मांगों को मानती है, तो यहाँ पर भी कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इतना, और खास करके मीडिया का 24/7 ऐसा जबरदस्त कवरेज होगा और फिर उसके असर से भी और जनता आएगी और फिर देश के दूसरे शहरों में आएगी, ऐसी कल्पना उनको नहीं थी। तो वो भी उस मतलब एक जमीन से ऊपर उठ करके कुछ सोचने लगे थे। तो मैं उनके उस भोलेपन को क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि जब नारे लगने शुरू हुए उस समय भी और बाद में भी, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सारा देश है अन्ना और ये वो, तो वो उसको आगे बढ़ करके रोकना चाहिए था उनको और कहना चाहिए था ये सब बातें बकवास, देश के नौजवान और देश की जनता ये सर्वोपरि है, ये उनको कहना चाहिए था। आपकी इस बारे में कभी अन्ना हजारे से खुद बातचीत हुई? आपने कभी ये मसला उठाया उनके सामने? बड़ी एक दिक्कत ये होती थी, मैंने 2 बार नहीं 3 बार बाकायदे अन्ना से समय लेकर के मिलने का प्रयास किया। या महाराष्ट्र सदन में उठरते थे, हरियाणा भवन के साथ ही एक कोपरनिकस मार्ग पे। मैं जब जाता था तो वो घिरे रहते थे, अरविंद, मनीष सिसोदिया और इनके 5-7 जो खास गुट के लोग होते थे। तो मैं इंतजार करता था कि 2 मिनट 5 मिनट भी मुझे अलग से बात करने का टाइम मिल जाए। अन्ना मुझे कहते थे आप आ जाइए, हम लोग बात करें। जब गया तो देखता है कि वो बैठे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि मैं कुछ अलग से बात करना चाहता हूं, उसके लिए अन्ना नहीं निकाल पा रहे हैं टाइम। तो पूरी तरह, और उनकी ये कोशिश होती थी कि बिल्कुल अग्निवेश उनसे अलग बात न कर सकें, ठीक है ना। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैंने काफी कुछ जरूरी बात करनी थी अन्ना से, बिल्कुल अकेले में करनी थी। मैंने 2.5-3 घंटे इंतजार किया और उसके बाद भी जब टाइम नहीं मिल रहा था तो अन्ना को एक मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो उसके लिए उन्होंने कहा आप लोग सब दूसरे कमरे में जाइए, मैं धोती बदल लेता हूँ। तो धोती बदलने के लिए अकेले थे वो, अलमारी से जब धोती निकाल रहे थे तो मैंने सोचा इस समय उनसे बात कर लूं। इतनी देर में मनीष सिसोदिया मेरे कमरे में, उस कमरे में आ गए, समझ रहे ना। और बाहर अरविंद इशारा कर रहे थे, मेरे साथी मनु जी और दूसरों ने बताया कि वो कह रहे देखो देखो, हैं जल्दी जाओ, मतलब ऐसा ना हो कि वो अकेले में बात कर ले। तो एक सर्वेलेंस जिसको कहते हैं, और इस तरह की, मैंने एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके तमाम साथियों का एक तरह से कब्जा बन चुका था, कब्जा सा कर रखा था जी उनके ऊपर, और वो नहीं चाहते थे कि कोई लोग अलग से मिलकर बातचीत कर सके। कईयों को ये अनुभव हुआ होगा, मुझे तो निश्चित रूप से हुआ। बिल्कुल स्वामी जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन स्वामी जी जो तमाम बातें कह रहे हैं उसके साथ साथ जो तमाम आरोप इनके ऊपर लगे हैं, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।